नमस्कार साथियों, मैं पवन बलीपुरिया आपका अपने चैनल जीएस भाई बलीपुरिया में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का मास्टर वीडियो और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे आधुनिक भारत में। तो जो आधुनिक भारत है इसकी बात करें, आधुनिक भारत को देखेंगे। इसमें आधुनिक भारत की शुरुआत कैसे हुई, तो मुगल काल जो था अपने उत्तरोत्तर काल में था। उत्तरकालीन मुगल काल के जो सम्राट थे वो कमजोर होते गए और उसी कार्यकाल के समकक्ष यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। इसी कारण आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण बिंदुओं की शुरुआत हुई। जैसे बाबर शक्तिशाली शासक था, उसके बाद में हुमायूं शक्तिशाली हुआ, फिर अकबर हुआ, फिर जहांगीर हुआ, फिर शाहजहां हुआ, फिर औरंगजेब हुआ। ये महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासकों द्वारा मुगल साम्राज्य का स्थापत्य मजबूत रहा। उसके बाद में उत्तरकालीन जो मुगल सम्राट थे वो कमज़ोर हुए और कमज़ोर होने के कारण ही विदेशी यूरोपीयों का आगमन हुआ। आगमन का उनके बाद उसका फ़ायदा लेते हुए आधुनिक भारत में यूरोपीय देशों का शासन होता है। और देखते हैं इसे, तो आधुनिक भारत में एक तरफ देखेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बाद में कमजोर शासक हुए। उसमें देखेंगे बहादुर शाह प्रथम हुआ, जिसे मुअज्जम के नाम से जाना जाता था और इसे शाहे रेखबर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद में शासक बना जहांदार शाह, इसे लपट मूर्ख कहा जाता था। यह लाल कुमारी वेश्या से प्रेम करने के कारण इसमें इसके शासनकाल में इस वेश्या का भी हस्तक्षेप था। आगे देखेंगे, फिर शासन करता है फर्रुखसियर, जिसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। इसके नेतृत्व में, जॉन सुमरन के नेतृत्व में, डॉक्टर हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर था। इसने इसका इलाज किया। इसकी तबीयत खराब होने के कारण इसका इलाज डॉक्टर हैमिल्टन ने किया था इलाज। इससे खुश होकर अंग्रेजों को कहीं भी व्यापार तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता इसके द्वारा दी गई। किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। तो ध्यान रखना है, उसे ही ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा गया। जो इसने फरमान जारी किया उसे ही क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा गया। उसके बाद में मोहम्मद शाह शासक बनता है, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, जो सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित रहता था। इसी के शासनकाल में 1729 में नादिर शाह, जो ईरान का शासक था, उसका आक्रमण होता है। और इसके बाद में आता है अहमद शाह, उसके बाद में आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय। उसके बाद में आते हैं बहादुर शाह जफर, जो 1857 क्रांति के समय मुगल बादशाह था। इसके दरबार में मिर्जा गालिब इसी के दरबार में थे। इसने लाल किले में हीरा महल का निर्माण करवाया था और इसे रंगून में निर्वासित होना पड़ा। वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई और कब्रगाह वहीं पर है इसका। इधर देखेंगे उत्तरोत्तर मुगल काल के कमजोर शासक हुए। एक तरफ यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। उसमें सबसे पहले यूरोपियों के आगमन में 17 मई 1498 को सबसे पहले यूरोपीय व्यक्ति जो आया था वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली था। सबसे पहले भारत पर आने वाला यूरोपीय व्यक्ति समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा 17 मई 1498 को, जो पुर्तगाली था, कालीकट पहुंचा। उसके बाद में 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेजों को रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार पत्र प्रदान किया। जो मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस के द्वारा जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जेम्स प्रथम का राजदूत बनके 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। यह आने वाला प्रथम अंग्रेजी जो जहाज था रेड ड्रैगन था।
1615 में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को भी जहांगीर के दरबार में भेजा था। और आगे देखेंगे 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो पूछता है 1602 में कौन सा कंपनी आई, तो डच है, 1616 में डेनिश है, 1664 में फ्रांसीसी है और 1600 में अंग्रेज हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। और 1498 में पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आते हैं और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही जाते हैं। आगे देखेंगे, जो मुगल थे, मुगल कमजोर होते जा रहे थे, तो उनके अधीन जो शासक थे वो अपने आप को स्वतंत्र करते हैं। जितने भी प्रांत थे, जैसे मुगलों से स्वतंत्र राज्य कौन कौन से थे, तो हैदराबाद था, हैदराबाद में चिनकलिज खां द्वारा हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य घोषित किया जाता है। चिनकलिज खां, इसे निजाम उल मुल्क के नाम से, आसफ जहां के नाम से जाना जाता है। अवध को सादत खां ने अपने आप को स्वतंत्र साम्राज्य घोषित किया। रोहिलखंड में वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां था। बंगाल का विशेष ध्यान रखना है, अवध का भी ध्यान रखना है, हैदराबाद का भी सबसे ज्यादा। तो बंगाल में मुर्शिद कुली खां था जिसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। कर्नाटक में सादतुल्लाह खां, भरतपुर में चूरामन एवं बदन सिंह। आगे बात, जो मोहम्मद शाह था उसी के शासनकाल में, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही 1739 में नादिर शाह, जिसका वास्तविक नाम था अहमद खां, के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है। यह एक ईरानी फारस का सम्राट था जो दिल्ली पर मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, उसके शासनकाल में आक्रमण करता है। यह लगभग 70 करोड़ रुपए और कोहिनूर हीरे को लूट कर ले जाता है। भारत पर यह कुल 8 बार आक्रमण करता है। कौन? नादिर शाह। अब देखेंगे भारत में मुख्यतः आधुनिक भारत की शुरुआत कब से होने लगती है, तो 20 जून 1756। यहाँ पे एक घटना होती है जिसे बोला जाता है काल कोठरी की त्रासदी या ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना, इसमें सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था जिसके द्वारा छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया जाता है, जिसमें 23 व्यक्ति मात्र जिंदा बचते हैं। इस घटना की रचना पत्रकार हॉलवेल के अनुसार की जाती है। आगे देखेंगे 23 जून 1757 को एक महत्वपूर्ण घटना होती है। तो 23 जून 1757 की जो घटना है उसे बोला जाता है प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में सिराजुद्दौला एवं ब्रिटिशों के बीच में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश सेनानायक और सिराजुद्दौला का सेनानायक मीर जाफर था, जिसमें विश्वासघात नवाब को सेनापति मीर जाफर ने कर दिया जो अंग्रेजों से मिल गया था। इसी युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और वह मीर जाफर को शासक बना देते हैं। इस युद्ध में मोहनलाल एवं मीर मदान सिराजुद्दौला के वफादार सेनानायक शहीद हो जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे महत्वपूर्ण घटना होती है 22 अक्टूबर को 1764 में। यह महत्वपूर्ण घटना ही आधुनिक भारत का सूत्रधार होती है, जिसमें पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है कि अब भारत पर शासन कौन करेगा, जिसे बोला जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध में बक्सर का युद्ध, इस युद्ध में एक और अंग्रेज होते हैं
जिनका नेतृत्व मुनरो करता है, हेक्टर मुनरो। और एक और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। यहीं से क्लियर हो जाता है कि भारत पर अब मुख्यतः कौन शासन करेगा, तो पक्का हो जाता है कि अब भारत पर अंग्रेजी शासन होगा। तो आगे देखते हैं आधुनिक भारत 1761, जिसमें 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य होता है, जिसमें मराठाओं की पराजय होती है। पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। रघुनाथ राव के संरक्षण में माधवराव पेशवा का राज्याभिषेक होता है और पांडिचेरी का पतन होता है। शाह आलम का सम्राट बनना एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला का वजीर बनना, मैसूर के शासक के रूप में हैदर अली 1761 से 62 का उदय होना, यह पानीपत का तीसरा युद्ध के शासनकाल के समकक्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अगर पूछा जाए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 में हुआ था। 1526 के बाद में 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तृतीय युद्ध की बात की जाए तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। अगर बात करें 1762 सन की, तो यहाँ पे माधवराव द्वारा मराठा राजशक्ति का अधिग्रहण, रघुनाथ राव द्वारा निजाम की सहायता की याचना करना हुआ था। 1763 में बंगाल के नवाब मीर कासिम के निष्कासन तथा मीर जाफर को पुनः राज्यारोहण और रघुनाथ राव का पुनः सत्ता पर अधिकार, माधवराव को बंदी बनाया जाना, इसी 1763 के शासनकाल में हुआ। 1764 में मैं अभी बात कर चुका हूं, जैसे कि बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना की अंग्रेजों के हाथों पराजय, जिसमें अंग्रेजों की ओर से कौन शासन कर रहा, किसने नेतृत्व किया था, तो हेक्टर मुनरो। पूछता है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से किसने नेतृत्व किया, तो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। इसके बाद में 1765 में देखेंगे। 1765 में इलाहाबाद की संधि के अनुसार गुल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। यह इलाहाबाद की संधि जो थी, क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया और मीर जाफर की मृत्यु हो गई। आगे देखेंगे 1766 में निजाम के उत्तरी सरकार तट अंग्रेजी राज्य में विलय कराया गया। आगे बात करें 1765 से 67 में क्लाइव की दूसरी बार बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। क्लाइव के
कार्यकाल में की समाप्ति और वेरलेस्ट को कंपनी द्वारा बंगाल का गवर्नर नियुक्त करना। 1767 से 69 में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इसमें मैसूर का प्रथम युद्ध हुआ, जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें हैदर अली द्वारा मद्रास की ओर कूच और अंग्रेजों को प्रतिरक्षात्मक संधि के लिए बाध्य करना। यह युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुई। किसके द्वारा? मद्रास की संधि। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला। इसमें हैदर अली के द्वारा अंग्रेजों के बीच में मद्रास की संधि से इसकी समाप्ति हुई। और आगे देखेंगे 1771 में हैदर अली पर मराठों द्वारा आक्रमण, मराठों का दिल्ली पर अधिकार और मराठों द्वारा शाह आलम को पुनः गद्दी पर बैठाना, जो उस समय इलाहाबाद में अंग्रेजों की सुरक्षा में था। आगे देखते हैं ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत में देखेंगे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। यानी बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया सबसे पहले तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। बंगाल में दैत्य शासन की समाप्ति किसने की? तो वारेन हेस्टिंग्स ने की। माधवराव पेशवा की मृत्यु इसी कार्यकाल में हुई। अगर 1773 में देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अंशतः ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण में लाया गया और प्रेसिडेंसी नगरों का शासन बंगाल के अंतर्गत लाया गया। आगे देखेंगे 1774 में मराठों का रोहिलखंड का पुनः आक्रमण, अवध के नवाब द्वारा रोहिलों की सहायता, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अथवा नवाब और रोहिलों के बीच युद्ध, रोहिल सरदार हाफिज रहमत खां की मृत्यु, रोहिलखंड का अवध राज्य में विलय हो जाता है। वारेन हेस्टिंग्स 1774 में प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में बनता है। 1775 में अवध के बेगड़ों द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर घूस लेने के आरोप लगाने वाले नंद कुमार पर मुकदमा प्राणदंड, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 को हुआ। 1776 में अंग्रेजों और रघुनाथ राव विरोधी पूना के मंत्रियों के मध्य पुरंदर की संधि हुई। अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य पूना में पुरंदर की संधि हुई। 1779 में बात करें तो अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य बड़गांव की संधि हुई। बड़गांव 1780 से 84। 1780 से 84 में मैसूर का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। मंगलौर की संधि के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा विजित प्रदेश वापस करने के लिए सहमति हो गई। इसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और कर्नल वैली को हैदर अली द्वारा बुरी तरह पराजित किया गया था। किसको? अंग्रेजों की ओर से जो था कर्नल वैली, इसे बुरी तरह पराजित किया गया था हैदर अली द्वारा और यह युद्ध मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हो गया। आगे बात करेंगे 1781 को। बनारस के राजा चेत सिंह को अंग्रेजों द्वारा गद्दी से हटाना और वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना करना, यह 1781 में महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें 1781 को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। हैदर अली और आयरकूट के नेतृत्व में
पोर्टो-नोवा का युद्ध हुआ था। पोर्टो-नोवा का युद्ध हुआ था। हैदर अली घायल हो गया और इसके कारण इसकी 1782 में मृत्यु हो गई। आगे बात करते हैं 1782 में अंग्रेजों की मदद से आसफुद्दौला द्वारा अवध की बेगमों से धन का बलात् छीना जाना और अंग्रेजों के साथ मराठों की सलवाई की संधि। हैदर अली की मृत्यु हो गई, अभी मैंने बताया था, इसमें पोर्टो-नोवा युद्ध में घायल होने के कारण। सलवाई की संधि पूछी जाती है किस किस के बीच हुई थी, तो मराठों और अंग्रेजों के मध्य सलवाई की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1782 को हुई थी। आगे बात करें 1782 से 99 में मैसूर का शासक टीपू सुल्तान बनता है। 1783 में फॉक्स के इंडिया विल द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट और भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल को और अधिकार प्रदान किए गए। आगे देखते हैं 1784 में। 1784 में जनरल को और अधिक अधिकार प्रदान करना, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि होती है, जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि अंग्रेज टीपू सुल्तान के शत्रुओं की सहायता नहीं करेंगे। इसके बदले में टीपू अंग्रेजों के विजित क्षेत्र छोड़ देगा। पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया 1784 में ही। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी 1784 में की जाती है। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है। विलियम जोन्स। आगे देखेंगे 1786 से 93। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं और कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्थायी और जमींदारी इस्तमरारी व्यवस्था लागू की थी, जिसमें राजस्व का हक जमींदारों को दिया गया था। राजस्व का हक किसे दिया गया था? जमींदारों को दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त के कारण ही स्थायी बंदोबस्त, अगर प्रश्न पूछता है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और स्थायी बंदोबस्त इसे ही इस्तमरारी या जमींदारी प्रथा कहा गया, जिसमें जमींदारों को राजस्व का हक दिया गया, जिसमें 1/11 हक कर के रूप में जमींदारों को प्रदान किया जाता था और 10/11 सरकार को। यह स्थायी बंदोबस्त मुख्यतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस, ध्यान रखना है, बनारस और कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र में लागू हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा महत्वपूर्ण कार्य 1793 में, जिसमें कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत, इसे ही जमींदारी प्रथा कहा गया, इस्तमरारी प्रथा कहा गया। इसमें 1/10 जो है जमींदारों को कर के रूप में मिलता था और 10/11 सरकार को दिया जाता था, जो राजस्व का हक जमींदारों के हाथों में था। आगे बात करेंगे, यह मुख्यतः कुल भारत के अंग्रेजी शासन क्षेत्र के 19% भाग पर लागू हुआ था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में हुआ था। मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा बात की है क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। अब बात करेंगे 1786 में। 1786 को मराठों और निजाम के मध्य संधि होती है।
मराठों को इस संधि से लाभ होता है। 1788 में गुलाम कादिर रोहिला का दिल्ली पर अधिकार और शाह आलम द्वितीय का अंधा कर देना। 1788 से 89 में वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया और मराठों का दिल्ली पर नियंत्रण हुआ। टीपू का ट्रावणकोर पर आक्रमण किया गया 1788 से 89 के मध्य। 1790 से 92 में मैसूर का तीसरा युद्ध हुआ, जिस युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर त्रिपक्षीय समझौता कर टीपू के विरुद्ध किया था, जिसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना गया, जिसमें टीपू द्वारा अपने आधे राज्य का समर्पण, रणजीत सिंह द्वारा सिख मिसल के प्रधान के पद पर अपने पिता का स्थान ग्रहण करना और अंग्रेजी रेजिमेंट जोनाथन इसी कार्यकाल में जोनाथन डंकन द्वारा वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। इसमें बात करें, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त होता है। किसके द्वारा? श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त किया जाता है। आगे देखते हैं 1793 से 98 गवर्नर जनरल सर जॉन शॉर बना बंगाल का स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का 20 वर्षों हेतु नवीनीकरण किया गया। आगे देखते हैं 1795 में महादजी सिंधिया का पूना में निधन हो गया। 1796 में निजाम और मराठा के मध्य खुर्दा का युद्ध हुआ। 1797 में बाजीराव द्वितीय पेशवा पद पर आसीन। 1798 में अवध के नवाब आसफुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और वजीर अली उत्तराधिकारी बनता है। अवध के नवाब वजीर अली की गद्दी से हटाया जाना और उसके स्थान पर सादत अली की ताजपोशी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनता है और यह वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। इसी ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। सहायक संधि, परंतु सबसे पहले इस संधि की शुरुआत प्रमुखतः डुप्ले द्वारा की गई थी और सही तरीके से लागू वेलेस्ली ने किया था। यह फ्रांसीसी था, डुप्ले फ्रांसीसी। अगर प्रश्न पूछा जाए सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो सबसे पहले किसके द्वारा? तो डुप्ले के द्वारा, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। और अगर कहा जाए सहायक संधि को लागू किसने किया, तो वेलेस्ली ने। सहायक संधि के तहत प्रमुख जो राज्य थे वेलेस्ली के शासनकाल में, हैदराबाद 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता है। मैसूर 99 में करता है, तंजौर भी 99 में करता है और अवध का और ध्यान रखना है आपको। अवध कब करता है? 1801 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता है। और सिंधिया की ध्यान रखना है आपको, सिंधिया 1804 में। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखने वाला है, सहायक संधि पर होलकरों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगर प्रश्न पूछा जाए कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, तो इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। 1799 को देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा अकारण टीपू सुल्तान के राज्य पर अचानक आक्रमण किया जाना, मैसूर का चौथा युद्ध होता है और श्रीरंगपट्टनम का पतन हो जाता है।
टीपू की इसी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। जमानत शाह द्वारा रणजीत सिंह की लाहौर के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। विलियम कैरी द्वारा सेरामपुर में ईसाई मिशन की स्थापना। 1799 की महत्वपूर्ण ये घटनाएं होती हैं। सन 1800 देखते हैं। इसमें नाना फडणवीस की मृत्यु होती है और विलियम फोर्ट की कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1801 में कर्नाटक व अवध के कुछ प्रदेशों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। 1802 में होलकर द्वारा सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेनाओं की पूना में पराजय होती है। पेशवा बाजीराव द्वारा भागकर वसीन में अंग्रेजों से शरण याचना और अंग्रेजों के साथ वेसीन की संधि की जाती है। तो वेसीन की संधि कब होती है? 1802 में होती है। 1803 की बात की जाए, लॉर्ड लेक द्वारा भरतपुर पर अधिकार और निष्फल प्रयास, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 1805 से 1807 में गवर्नर जनरल जॉर्ज वार्लो नियुक्त होता है। 1806 से 1837 में मोहम्मद अकबर द्वितीय ने अपने पिता मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का उत्तराधिकारी बना। 1807 से 13 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम बनाया गया। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 तक रहा। 1809 में अमृतसर की संधि होती है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। 1809 में अमृतसर की संधि होती है। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य में स्थायी मैत्री संधि, रणजीत सिंह द्वारा कांगड़ा की विजय। 1813 से 23 में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। कंपनी का चार्टर का पुनः नवीनीकरण किया गया। 1814 से 16 में आंग्ल गोरख युद्ध के परिणाम स्वरूप गोरखा द्वारा अंग्रेजों को कुमायूं और गढ़वाल प्रदेश की समर्पण। 1817 से 18 में पिंडारी युद्ध हुआ। पेशवा की किरकी युद्ध में पराजय। 1817 से 1905 देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, पुनर्गठन किया गया। 1817 से 98 में सैयद अहमद खां, जिन्होंने बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगर पूछा जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई। आगे देखेंगे कि 1818 में अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। सिंधिया और होलकर राजाओं द्वारा अंग्रेजों के साथ मित्रता की गई। प्रथम बंगाल पत्र समाचार दर्पण का ईसाई मिशन सेरामपुर द्वारा प्रकाशन किया गया। 1819 सन में से 27 में बम्बई के गवर्नर एल फिंस्टन, 1820 से 27 में मुनरो मद्रास का गवर्नर, पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। आगे देखेंगे 1823 से 28 में लॉर्ड एम हर्स्ट भारत का गवर्नर बना। 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ। भारतीय सिपाहियों द्वारा बर्मा में लड़ने के लिए अधिक वेतन की मांग पर परेड मैदान में हत्या। 1824 से 26 में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ, जिसमें अराकान और तेनासरिम का विलय किया गया। 1826 में भरतपुर असम पर अंग्रेजों का अधिकार किया गया। 1828 से 35 में लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल रहा। भारत का यह प्रथम गवर्नर जनरल था। इसी के शासनकाल में सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत हुआ। 1829 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है और सती प्रथा, ठगी प्रथा का दमन किया जाता है। तो सती प्रथा का 1828 में
आगे देखते हैं 1830 से 33 में राजा राममोहन राय द्वारा इंग्लैंड की यात्रा होती है। 1831 में अंग्रेजों द्वारा मैसूर के राजा का पदच्युत कर दिया गया और वहां का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ले लिया गया। रणजीत सिंह और विलियम बेंटिक की रोपड़ में मुलाकात हुई। 1832 में जैंतिया पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र का अंग्रेजी राज्य में विलय। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों का पूर्ण अंत हो गया, जिसमें विधायी शक्ति का केंद्रीकरण और भारतीय विधायी आयोग का गठन हुआ। 1834 में कुर्ग का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। मैकाले कंपनी शासन के विधायी सदस्य बने और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में चाय बागानों की स्थापना की गई। कब? 1834 में। आगरा प्रांत का गठन किया गया 1834 में। विशेष ध्यान रखना है 1834 में आगरा प्रांत का गठन किया गया। आगे बात करते हैं 1835 से 36 में मैकाले का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव। फारसी के स्थान पर अंग्रेजी राजभाषा बनाई गई। जो मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी, उसके स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया। कंपनी द्वारा सिक्कों पर मुगल सम्राट का नाम मिटाकर कंपनी के नाम के सिक्के का प्रचलन किया गया 35 से 36 में। 1836 से 42 में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड बना। 1837 में अकबर द्वितीय का उत्तराधिकारी बहादुर शाह द्वितीय बना। 1838 में शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु। कंपनी द्वारा संधि के अमीरों पर नई संधि का आरोपण और कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ। अंग्रेजों द्वारा शाह शुजा को काबुल का अमीर घोषित करना। 1839 से 42 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। 1840 में देखेंगे अफगान अमीर दोस्त मोहम्मद द्वारा आत्मसमर्पण। 1842 में एलनबरो की शिमला उद्घोषणा। 1843 में दोस्त मोहम्मद की अफगानिस्तान के अमीर के रूप में पुनर्स्थापना। सिंध पर अंग्रेजों की विजय। ब्रिटिश भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1843 में। आगे देखेंगे 1844 से 48 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित भारतीय लोगों को सरकारी सेवा में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1846 में सिख सेना की पराजय और लाहौर पर संधि की गई। 1847 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। ध्यान रखना 1847 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। 1848 से 56 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा सतारा का अंग्रेजी राज्य में विलय। मुल्तान का विद्रोह, दूसरा सिख युद्ध हुआ और 1849 में सिखों की पराजय और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया। 1849 में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। कलकत्ता में वैथ्यून द्वारा हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। दिल्ली के मुगल राजवंश को समाप्त करने का लॉर्ड डलहौजी का प्रस्ताव दिया गया। मुगल राजवंश को समाप्त करने का लॉर्ड डलहौजी का प्रस्ताव 1849 में दिया गया। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जिसमें रंगून तथा पैग का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। 1853 में बम्बई से थाना तक रेल सेवा का आरंभ हुआ। मुंबई से थाना या थाने
रेल सेवा का आरंभ, कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राम लाइन, नागपुर और झांसी का विलय, निजाम द्वारा बरार का भूभाग अंग्रेजों का समर्पित कर लिया गया, सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ किया गया 1853 में। 1854 में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, सर चार्ल्स वुड का शिक्षा संबंधी पत्र और संथाल विद्रोह 1855 में किया गया। 1856 में महत्वपूर्ण कार्य हुए, संथाल विद्रोह, अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 में, विश्वविद्यालय अधिनियम 1856 में लागू हुआ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ, 1856 से 62 में गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम 1857 को। 1857 को देखेंगे हम तो 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ। 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा की गई, जिसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति कर दी गई और ब्रिटिश भारत का शासन सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत रखा गया। 1859 से 61 में बंगाल में नील खेतिहरों द्वारा अवैध उपद्रव किया गया। इंडियन काउंसिल हाईकोर्ट एक्ट 1859, भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की गई। आगे देखेंगे 1862 में दंड संहिता का प्रचलन, सुप्रीम और सदर अदालतों का हाईकोर्ट में विलय किया गया। 1862 से 63 में गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड एल्गिन प्रथम अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद की मृत्यु, अफगानिस्तान में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। 1864 से 69 में क्या क्या हुआ वो देखते हैं। वायसराय सर जॉन लॉरेंस, यूरोप के साथ टेलीग्राम संचार व्यवस्था का प्रारंभ। 1869 में अमीर शेर के साथ अम्बाला सम्मेलन हुआ। 1870 को मेयो का प्रांतीय बंदोबस्त किया गया। लाल सागर होकर तार व्यवस्था टेलीग्राम का प्रारंभ किया गया। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह और लॉर्ड मेयो की अंडमान में मोहम्मद शेर अली द्वारा हत्या कर दी गई और 1872 में ही जनगणना का प्रारंभ मेयो के कार्यकाल में हुआ। 1875 में ब्लाटवस्की और अलकॉट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में की गई। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया, इसे फैक्ट्री एक्ट बोला गया। स्कूली शिक्षा के लिए हंटर कमीशन रिपोर्ट 1882 में आई और 1881 को ही सबसे पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत की गई, जिसके समय लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल था। लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना, स्थायी स्वशासन की शुरुआत भी लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में की गई थी। 1883 में एल्बर्ट बिल पर विवाद हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में 28 दिसंबर को संपन्न हुआ। 1886 में अपर बर्मा का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाना, देव समाज की स्थापना 1886 में की गई। 1888 में लॉर्ड लैंसडाउन वाइसराय बना, 1894 तक रहा। 1896 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की गई। 1905 से 1910 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया
सोसाइटी की स्थापना की गई और बंगाल विभाजन भी इसी कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय भी रहा इसी कार्यकाल में। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 31 दिसंबर को कांग्रेस द्वारा स्वराज की घोषणा की गई। 1907 में सूरत विभाजन हुआ। थियोसोफिकल सोसाइटी की भी स्थापना हुई। लाला लाजपत राय मांडले जेल में इसी कार्यकाल में रहे। 1908 में न्यूज़पेपर अधिनियम आया। खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई 1908 में। 1909 में मिंटो मार्ले सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 इसी कार्यकाल में आया। 1911 में दिल्ली में शाही राज्याभिषेक या दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और नई दिल्ली को राजधानी कोलकाता से हटाकर घोषित किया गया। 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जब राजकीय समारोह में दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तभी उसी समय बम फेंका गया। वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना गठन जो लाला हरदयाल के द्वारा किया जाता है, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंत के लिए भारत में विद्रोह करने की योजना बनाई जाती है। 1914 में लंबे कारावास के उपरांत बाल गंगाधर तिलक की रिहाई होती है और प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रारंभ 1914 में होता है। कामागाटा मारू नामक जहाज बजबज कलकत्ता पहुंचा, जहां जहाज के यात्रियों पर गोलीबारी की गई। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन होता है और गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु होती है। 1916 में तिलक द्वारा भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की जाती है और मुख्यालय पुणे में रखा जाता है। एनी बेसेंट ने एक अन्य होम रूल लीग बनाई, जिसका मुख्यालय मद्रास रखा। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1916 में की जाती है। 1917 की बात करें तो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा नील की खेती प्रारंभ करने वालों के शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया, जो महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। मद्रास सरकार ने श्रीमती एनी बेसेंट को नजरबंद किया। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत की गई। आगे देखें, आगे 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग की शुरुआत हुई। रॉलेट राजद्रोह समिति ने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की। रॉलेट बिल 16 फरवरी 1919 को पेश किया गया। 1919 में रॉलेट एक्ट पर अखिल भारतीय हड़ताल। जनरल डायर ने कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए। जलियांवाला बाग त्रासदी की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई। यह अमृतसर में भयंकर हत्याकांड हुआ। हाउस ऑफ कॉमन्स में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अथवा भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही पारित किया गया था। 1920 में महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहली बैठक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का संकल्प पारित किया। 1921 में नरेंद्र मंडल मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 को हुआ। भारत में 10 वर्ष बाद जनगणना हुई। 1922 में मॉन्टेग्यू का त्याग। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड में हुई हिंसक घटनाओं के बाद 12 फरवरी 1922 को बारडोली सत्याग्रह प्रस्ताव द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया।
और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मालाबार तट पर पुनः मोपला विद्रोह शुरू हुआ। 1923 में मोतीलाल नेहरू और अन्य लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी में की स्थापना 1923 में हुई, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। इसका गठन किया। 1924 में भारत की साम्यवादी पार्टी द्वारा कानपुर में अपने प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास का निधन हो गया। काकोरी रेलवे स्टेशन के बाद ट्रेन लूट की गई। काकोरी षड्यंत्र मामला के नाम से जाना गया। 1926 में आर्य समाज के महान नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की गई। 1927 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत भावी संवैधानिक सुधारों के बारे में सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। नेहरू रिपोर्ट में भारत के नए संविधान के लिए मूल तत्वों की सिफारिश की गई। 28 से 31 अगस्त 1928 को सभी पार्टियों के सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार किया गया और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी 1928 में हुई साइमन कमीशन के विरोध में। 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालिकाओं का 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों के विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला शारदा अधिनियम पारित किया गया 1929 में। 1930 में प्रभावी हुआ। सभी पार्टियों के मुस्लिम सम्मेलन में जिन्ना के नेतृत्व में 14 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम भी फेंका गया 1929 में ही। जेल में 64 दिनों के उपवास के उपरांत जतीन दास का निधन हुआ। लॉर्ड इरविन ने यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य उसे अधिराज्य डोमिनियन स्थिति प्रदान करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा फहराया। 1930 में कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति की साबरमती में बैठक हुई, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्तावित किया गया। महात्मा गांधी ने नमक बनाने के लिए अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चलाई, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं से शुरू किया। दांडी मार्च के बाद भारत की संवैधानिक संरचना के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 31 मार्च को फांसी दी गई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को शुरू हुआ। इसमें भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन प्रस्थान। 12 सितंबर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गतिरोध आ जाने के उपरांत गांधी जी की लंदन से वापसी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा उसके नेताओं के विरुद्ध दमनात्मक कार्यवाही शुरू की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गैर कानूनी घोषित किया गया। आगे देखते हैं। वर्ष 1937
1937 में 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारत में चुनाव हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 7 प्रांतों में सरकारें बनाई। बर्मा का भारत से विभाजन हुआ 1937 में। 1938 को महत्वपूर्ण घटनाओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया और द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी से युद्ध की घोषणा। वायसराय ने यह घोषणा की कि भारत भी इस युद्ध में भाग लेगा। प्रांतों में कांग्रेस सरकार ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के विरोध में त्यागपत्र दे दिया। मुस्लिम लीग एवं बाबा साहेब अम्बेडकर ने कांग्रेस सरकारों के त्यागपत्र को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया और विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सन 1941 में महत्वपूर्ण घटना जो हुई उसमें रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ। सुभाष चंद्र बोस भारत से पलायन कर बर्लिन पहुंचे। 1942 में महत्वपूर्ण घटनाएं, चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा का दिल्ली आगमन 23 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया और क्रिप्स वार्ता विफल हो गई। 10 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई में बैठक हुई। इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई। भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा में कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। गांधी जी और अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। वर्ष 1943 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। 1944 में लॉर्ड वेवेल की गवर्नर जनरल और वायसराय के पद पर नियुक्ति की गई। 1944 से 47 में वेवेल ने भारतीय राजनीति के नेताओं की कार्यकारी परिषद बनाने के लिए शिमला सम्मेलन का आह्वान किया। 1944 में 1945 में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सेनानियों पर 5 नवंबर से मुकदमा आरंभ हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग का बहिष्कार किया गया। 1946 में मुंबई में भारतीय नौसैनिकों का विद्रोह हुआ, जिसमें भारतीय गतिरोध के नए समाधान का प्रस्ताव करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। मिशन की नई दिल्ली में आगमन 24 मार्च को, कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा 16 मई को की गई। स्वतंत्र भारत में देखेंगे 1947 में ब्रिटिश सरकार की घोषणा के अनुसार ब्रिटिश सरकार जून 1948, सन ध्यान रखना है, सन के ही बारे में यह वीडियो है, तो जून 1948 से पूर्व भारत छोड़ देगी। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय के रूप में गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। 24 मार्च से 21 जून 1948 तक रहा। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना और 15 अगस्त को ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा। 4 जून को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश हुआ तथा ब्रिटिश संसद ने उसे पारित किया 15 जुलाई को। भारत की स्वतंत्रता का सूर्योदय भारत के प्रशासन के लिए सत्ता प्राप्त करने के संबंधों में भारत की विधानसभा ने संकल्प पारित किया और भारत अधिराज्य के गवर्नर के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति पर अपनी मोहर लगा दी। नई दिल्ली में संविधान सभा में मध्य रात्रि के समय एक सादे समारोह में भारत स्वतंत्र राज्य का शुभारंभ हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा
आकाशवाणी के नई दिल्ली स्थित केंद्र से राष्ट्र के नाम प्रसारण किया गया। भारत अधिराज्य के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा संविधान सभा को संबोधन किया गया। स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद का गठन, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1948 में विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न सांप्रदायिक दंगों की चपेट में महात्मा गांधी की धर्मांध हिंदू नाथूराम गोडसे द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 को। राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किए। 21 जून को जिन्ना की मृत्यु 11 सितंबर 1948 को हुई। हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल सितंबर-अक्टूबर में किया गया था। वर्ष 1949 को नवनिर्मित भारतीय संविधान स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को की गई। गणतंत्र भारत 1950 नवनिर्मित भारतीय संविधान लागू। पूर्णतः भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संघ के प्रथम राष्ट्रपति बने और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने।